तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग कर रहे हैं क्या, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो आप सभी समझदार बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे भारी भरकम है, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है? 9 नंबर ऑफ यूनिट्स। खासकर अगर सीक्वेंशियल बात करो तो सीए फाउंडेशन तुम्हारे लिए ये 9 नंबर ऑफ यूनिट बड़े इंपॉर्टेंट है। सीएमए वालों तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्क्स, क्राइटेरिया वगैरह सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूं। मैंने आपके लिए शुरू किया था यूनिट नंबर 1 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, इस यूनिट में अभी तक जो पढ़ाया है प्रॉपरली रिवाइज करवा रहा हूं एंड देन मैं आज की क्लास को एज यूजुअल हमेशा की तरह पहले रिवीजन फिर आज की क्लास शुरू होती है। तो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या बताया था, क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट का मतलब? सर आप कोई अग्रीमेंट बनाते हैं, ऐसे अग्रीमेंट जिनके ऊपर आप लीगल हेल्प ले सको कोर्ट में जाकर, उनको कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। तो वैसे तो पिछली 3 क्लास में लगभग 4 घंटे के आसपास हमने इसी बात पर डिस्कशन किया। मैंने आपको बताया था कि जनरल लाइफ में आप एक सिंगल डे में भी मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हो। आप ऑटो से कोचिंग सेंटर आ रहे हो, आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा। आप सुबह सुबह अपने ब्रेकफास्ट का सामान लेने गए, मम्मी ने भेजा तो दुकान वाले से भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा। प्रोसीजर क्या होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का? सबसे पहले आप देते हो किसी भी टॉपिक के लिए ऑफर और सामने वाला पार्टी आपको उस ऑफर का क्या देता है? ये ऑफर और एक्सेप्टेंस अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है क्या? ये बन जाता है अग्रीमेंट। ऑल वेल, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट जो होते हैं हमें वही वाले कंसीडर करने हैं कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए जो बिजनेस टाइप के एग्रीमेंट हो। तो याद करो, मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया कि एग्रीमेंट 2 टाइप से आप बनाते हो, एक सोशल एग्रीमेंट और एक बिजनेस एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट में पार्टी जो आपस में एग्रीमेंट बनाती है उनकी कोई इंटेंशन नहीं होती कि वो आपस में कौन सा रिलेशन बनाए, लीगल रिलेशन बनाए, बिल्कुल इंटेंशन नहीं होती। जैसे कि आपने किसी को अपने बर्थडे पार्टी पर इनवाइट किया, आपके फादर ने अपने दोस्तों को आपकी शादी में इनवाइट किया, तो सबको बुलाया होगा, तो सबको ऑफर दिया होगा। फादर को बदले में ऑफर की क्या मिली होगी? एक्सेप्टेंस। क्या बन गया आपस में? एग्रीमेंट। आपने किसी को अपने बर्थडे पे बुलाया, आपने ऑफर दिया, उसने आपको एक्सेप्टेंस दी, बन गया एग्रीमेंट। लेकिन अगर वो आपके बर्थडे पार्टी पर नहीं आए, या वो तो आ गए लेकिन आपने पार्टी ही ऑर्गेनाइज नहीं करी थी, खाली पेट चला गया, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या सामने वाली पार्टी कोर्ट में जाकर लीगल एक्शन ले सकती है? नहीं जी, क्योंकि ये सोशल एग्रीमेंट था। हमें लॉ के अंदर पढ़ना है कौन सा एग्रीमेंट? बिजनेस एग्रीमेंट। ऑल वेल, क्योंकि लॉ कौन सी है? ये बिजनेस लॉ। तो ये इतना थोड़ा सा डीप में जाके बता रहा हूं क्योंकि ऑनलाइन जो 1-2 बच्चे नए आए हुए हैं उनको आपके बराबर लाने के लिए आप लोगों की रिवीजन हो रही है। ऑल वेल, तो अल्टीमेटली आज जो हमारी क्लास शुरू होगी, मैंने आपको पिछली क्लास में ऑफर का मीनिंग और ऑफर का टाइप्स बता दिया था। आज हम ऑफर के रूल्स पर जाएंगे। कहां जाएंगे? ऑफर के रूल्स पर जाएंगे। जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। बाहर की साइड में गुड, हाँ मैं करता हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, बाहर मिल जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको ऑफर का मीनिंग बता दिया, ऑफर का नंबर 2, आगे क्या बताया? टाइप्स बताया, और आज हम पढ़ेंगे ऑफर के रूल्स। उससे पहले हमारी रिवीजन। तो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। जो नए बच्चे हैं वो बस सुनते रहें और बाकी सब अपने मन में उसको रिपीट करेंगे। कोई नोट्स वगैरह नहीं देखने का है, देखें कितना आता है। मैंने बताया कॉन्ट्रैक्ट का डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1 सितंबर 1872 पूरे भारत में एप्लीकेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। टोटल 9 नंबर ऑफ यूनिट है। यूनिट 1 आप लोगों को मैंने बताया
कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एच, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। और एग्रीमेंट कितने टाइप के होते हैं? पहले एग्रीमेंट की डेफिनेशन, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। और प्रॉमिस का मतलब क्या बताया था? व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस। ऑल वेल। फिर हमने बात करी एग्रीमेंट कितने टाइप के होते हैं? दो तरीकों के, एक को आप बोलते हो सोशल एग्रीमेंट, एक को आप बोलते हो बिजनेस एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट में आपकी कभी भी कोई इंटेंशन नहीं होती कि आप लीगल रिलेशन को बनाओ, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। बिजनेस एग्रीमेंट में हमेशा आपकी इंटेंशन होती है लीगल रिलेशन को बनाने की, एनफोर्सेबल बाय लॉ भी होगा और कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। कंक्लूजन यहाँ ये निकलता है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर सोशल एग्रीमेंट आर बिजनेस एग्रीमेंट आर। फिर हमने बात करी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? सर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाते हो? ओरल और रिटन। और इम्प्लाइड मतलब इम्पोज बाय लॉ। एग्जाम्पल क्या था? कुली वाला। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट के 4 एग्जाम्पल, विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम एटीएम मशीन, कॉइन ऑपरेटेड टेलीफोन मशीन, वेट मेजरमेंट मशीन और फॉल ऑफ हैमर इन ऑक्शन सेल। फिर हमारा क्या था? क्रिएट हो गया कॉन्ट्रैक्ट। टाइप नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। चेक करो एनफोर्सेबल बाय लॉ है या नहीं है जो हमने बनाया है। यहाँ पर आपको 6 पॉइंट चेक करने होते हैं। या तो आपके द्वारा बनाया गया एग्रीमेंट वैलिड होगा, या वॉइड एग्रीमेंट होगा, या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, या इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा, या वॉइडेबल होगा, या अनएनफोर्सेबल होगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको 10 पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है। 10 के 10 कवर होने चाहिए। पहला प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, लॉफुल पर्पस, सर्टेनिटी, एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ, पॉसिबल टू परफॉर्म और अदर रिक्वायरमेंट ऑफ अदर लॉ। ऑल वेल। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? ऐसा एग्रीमेंट जो वॉइड ऑफ इनिशियो होता है, स्टार्टिंग से यूजलेस होता है। एग्रीमेंट विद माइनर वॉइड ऑफ इनिशियो होता है, विदाउट कंसिडरेशन, अनलॉफुल, अनसर्टेन, सब वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। जैसे ही एक्सेप्टेंस मिली वैसे ही यूजलेस हो गया। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इट मींस द कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी एनफोर्सेबिलिटी भविष्य में सीज हो जाती है। मतलब बनाते वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, लेकिन परफॉर्मेंस से पहले कुछ ऐसी असंभव घटनाएं हुई, कुछ ऐसी सिचुएशन आई जहां पर उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर पाना संभव नहीं है। ऑल वेल। फिर इलीगल था, इलीगल वॉइड प्लस पनिशेबल। फिर था वॉइडेबल, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ, बोलो, एग्रीव्ड पार्टी। ऑल वेल। एंड देन हम लोग आगे बढ़े। मैंने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है? एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड मींस द कॉन्ट्रैक्ट जो कि दोनों पार्टी परफॉर्मेंस कर चुकी होती है। एग्जीक्यूटरी मींस द कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक ने भी परफॉर्म नहीं किया। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, दो नाम, यूनिलेटरल और यूनिलेटरल। वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म इज पार्ट ऑफ प्रॉमिस। और बायलेटरल में क्या होता है? बोथ पार्टी। ऑल वेल था। आगे बढ़े हम। फिर मैंने आपको अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बताया। इट मींस द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच आर गुड इन सब्सटेंस बट ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन लाइक नॉट प्रॉपर स्टैंपिंग, नॉट प्रॉपर साइन, नॉट प्रॉपरली रजिस्टर्ड, बार्ड बाय लिमिटेशन, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अनएनफोर्सेबल। एंड हमने बात करी कुछ ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट की, बात वहां पर खत्म हो गई थी। ऑल वेल। वो सही लग रहा है? बहुत सही लग रहा है सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने फिर आपके लोगों के लिए कल लास्ट क्लास के लास्ट समय में ऑफर के बारे में बताया था, और जल्दी से इसको भी रिवाइज करता हूँ, फिर आज की क्लास शुरू हो जाएगी। आज की क्लास से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 100%, 100%। ठीक है, टॉपिक भी बता दूंगा कौन सा आने वाला है। तो ऑफर का मतलब क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। आप ऑफर दोगे, सामने वाली पार्टी उस ऑफर का एक्सेप्टेंस देगी, फिर आप ये चेक करेंगे कि आपने जो ऑफर दिया है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है या नहीं है। उस पर आप लीगल हेल्प ले सकते हो या नहीं ले सकते। आ गया समझ में? ऑल वेल है जी। तो बहुत ध्यान से आप सभी बच्चे इस चीज को सुनेंगे। तो मैंने आपको बताया कि ऑफर का मतलब व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफाइज?
expressing when one person signifies his willingness for what? Willingness to do or abstain from doing any activity or thing etc. is called offer with a view to receive the assent of that other person. ऑफर दिया जाता है कुछ करने के लिए और ऑफर दिया जाता है कुछ ना करने के लिए, है ना जी। तो कुछ ना करने के लिए ऑफर कैसे दिया जाता है? मैंने आपको बताया था कि ना करने का मतलब एब्स्टिनेंस। याद करो, मेरी गाड़ी जो है वो ठुक गई रास्ते में कहीं, सामने वाला पुलिस को कॉल कर रहा है, तो मैं कह रहा हूँ भाई मत कर पुलिस को फोन, मैं तुझे 5,000 रुपये का कॉम्पनसेशन देता हूँ। तो ये मेरा ऑफर है पुलिस को कॉल नहीं करने के लिए, है ना जी। या बचपन में हमारी मम्मियाँ हमें कहती थी कि शैतानी नहीं करना, डेयरी मिल्क की चॉकलेट मिलेगी, है ना जी। या आप लोगों का कुछ फेवरेट, कोई कॉमिक्स फेवरेट हो, पहले कुछ गेम्स आती थी तो मम्मियाँ कहती थी अगर शैतानी नहीं करी तो आपको ये वाली गेम दिलवाऊंगी संडे को। यस, वो मम्मियों का ऑफर था कुछ ना करने के लिए। बोलो ओके, आपने मुझसे 20,000 रुपये ले रखे, आप मुझे दे नहीं रहे, मैंने आप बोला कि मैं कोर्ट जा रहा हूँ आपके खिलाफ, तो आप मुझे कहते हो नहीं 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 कोर्ट मत जाओ, मैं आपको अगले हफ्ते 20,000 दे दूंगा। तो ये जो आपका ऑफर है कुछ ना करने के लिए। तो ऑफर कुछ करने के लिए भी होता है और ऑफर कुछ ना करने के लिए भी होता है। ऑल वेल, ऑफर होता क्यों है? ताकि सामने वाले की एसेंट ले सके। ये नहीं कि अपनी बात बताकर चले गए। कुछ लोग होते हैं लाइफ में ऐसे खुद का बता के चले जाते हैं, हमारे सुनते ही नहीं, है ना जी। फिर ऑफर के टाइप्स क्या होते हैं? तो टाइप्स ऑफ ऑफर में नंबर ए है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द ऑफरी। अभी सिर्फ रिवीजन हो रही है, आज की क्लास अभी शुरू नहीं हुई है। ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द ऑफरी मतलब ऑफरी कौन है। जब आप ऑफर देते हो तो ऑफरी दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो जान और एक अनजान। जान वो वाला नहीं जो तुम सोच रहे हो, है ना जी। मतलब एक जान पहचान का और एक अनजान बंदा। तो मैंने कल याद करो एक एग्जांपल लिया था, रेलवे स्टेशन में लिखा है गुमशुदा की तलाश। कोई भी पर्सन इसको ढूंढ कर लाएगा उसको 20,000 का नगद इनाम। एनी पर्सन जो भी ढूंढ कर लाएगा उसको 20,000 का नुकसान, ओ नुकसान नहीं इनाम। तो वो कौन सा ऑफर हो गया? और स्पेसिफिक मींस मान लो मैंने तुम सभी बच्चों को बोला कि मेरा कुत्ता जो है वो खो गया है, जो ढूंढ कर लाएगा उसको मैं 1,001 रुपए का इनाम दूंगा। तो ये स्पेसिफिक ऑफर है जिसमें हम गिने हुए बंदों को ऑफर देते हैं जिसको आप गिन सकते हो। यहां तक ओके था। फिर बी पॉइंट, मैंने टाइप्स ऑफ ऑफर में बी पॉइंट बताया था। एक होता है मेरा, हाँ एक केस भी बताया था, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी। केस याद है सबको? फिर हमने बात करी ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ सेकंड ऑफर। एक काउंटर ऑफर होता है और एक क्या होता है? काउंटर ऑफर का मतलब क्या होता है? मैंने आपको एक ऑफर दिया, क्या आप मेरी कार 4 लाख में खरीदोगे? तो तुम्हें हाँ बोलना चाहिए ना। तो तुम कह रहे हो यस खरीद लूंगा लेकिन 3.5 लाख रुपए में। तो ये काउंटर ऑफर हो गया। अब यहां ऑफरर ऑफरी हो गया और ऑफरी ऑफर हो गया। ऑल वेल। फिर हमने अगली बात करी क्रॉस ऑफर की। क्रॉस ऑफर क्या होता है? जब कोई एक पर्सन एक ऑफर देता है तो अनदर पर्सन दूसरा ऑफर देता है एक साथ, सेम ऑफर। इट मींस आइडेंटिकल एक्सचेंज ऑफ सिमिलर ऑफर भी बोल सकते हो। मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूं और तुम साइमल्टेनियसली मुझे ऑफर दे रहे हो। ऑल वेल है, इसको कहते हैं क्रॉस ऑफर। और एक लास्ट था कल ही की क्लास का जिसको हमने नाम दिया क्या? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कहते हैं स्टैंडिंग ऑफर। जैसे आपके घरों में दूध वाला, अखबार वाला और रिश्तेदार कभी भी आ जाते हैं, ठीक है। दूध वाला रोज आता है, रोज बुलाते हैं उनको। एक बार बोला होगा कभी, एक बार कभी एग्रीमेंट किया होगा और रोज सुबह सुबह 5 बजे बैल बजा देता है। अखबार वाला रोज 5 साढ़े 5 बजे आपके मुंह पे अखबार मार के जाता है, मतलब बैल्कनी में, है ना जी। तो ये कौन सा ऑफर हो गया? स्टैंडिंग ऑफर। तो दैट, ये यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में, ठीक है। अब आज की क्लास हमारी शुरू होने जा रही है तो ध्यान से सुनेंगे।
When an offer is accepted, it becomes promise. कोई फर्क नहीं है, इसीलिए प्रॉमिस एग्रीमेंट के अंदर ही होता है। फर्क ये है कि एग्रीमेंट में कंसिडरेशन होता है। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऑल वेल। अभी सुनना जी, तो आज की क्लास हमारी ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है, स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ ऑफर। ऑफर के क्या टाइप्स होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप यकीन मानो आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यहां से प्रश्न, दो टॉपिक ऐसे होंगे जहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहला टाइप्स ऑफ ऑफर, पॉइंट नंबर 1। सब कुछ नोट्स में मिलेगा, अभी बस समझने का है। पॉइंट नंबर 1, ऑफर मस्ट बी मेड विद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। मतलब हम कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बिजनेस लॉ। और बिजनेस लॉ के अंदर अगर हम कोई ऑफर आपको देते हैं, तो वहां पर ऑफर देते वक्त मेरा इंटेंशन होना चाहिए कि मैं कोई बिजनेस ऑफर दे रहा हूं, मैं कोई सोशल ऑफर नहीं दे रहा। जैसे वहां सोशल एग्रीमेंट नहीं है, तो यहाँ सोशल ऑफर भी नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं चलो भाई चलो बर्थडे की पार्टी है मेरे 1 तारीख की, सब आ जाना, दिस इज सोशल ऑफर। हमने होली का फंक्शन रखा है, सब आ जाना, दिस इज सोशल ऑफर। संडे को हमारा एक सत्संग होगा, वहां पर आ जाना, सोशल ऑफर। हम यहाँ पर इसकी बातें नहीं कर रहे, हम तो बिजनेस की बातें कर रहे हैं, जहां पर पैसे का रिलेशन होता है। किस चीज का? पैसे का, मनी का रिलेशन होता है। तो यू हैव टू गिव बिजनेस ऑफर, इट मीन्स वाइल गिविंग ऑफर। तो जो ऑफर दे रहा है, ऑफर देते वक्त उसकी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि वो लीगल रिलेशन बना रहा है सामने वाले से। तो लीगल रिलेशन तो तभी बनेगा जब कोई बिजनेस ऑफर दोगे। जैसे कि मैं आपसे कोई कार खरीदने जा रहा हूं, तो वहां पर मैं कौन सा रिलेशन बना रहा हूं? लीगल रिलेशनशिप। भाई पैसे दूंगा 20 लाख रुपए, कार में कोई गड़बड़ होगी तो मैं तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन भी लूंगा कोर्ट में जाके। ऑल वेल। तो ऑफर मस्ट बी मेड विद इंटेंशन टू क्रिएट व्हाट? लीगल रिलेशन। टाइप नंबर 1, ऑफर मस्ट बी मेड विद इंटेंशन टू क्रिएट व्हाट? लीगल रिलेशनशिप। जैसे कि क्या हुआ, दीपक भाई ने राहुल को इनवाइट किया डिनर के लिए, तो उसने इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। तो मेरी जो इनविटेशन है वो कौन सा ऑफर है? अब मान लो वो नहीं आया या मैंने पार्टी नहीं दी, तो हम एक दूसरे के खिलाफ केस थोड़ी करेंगे, सोशल ऑफर है भाई। और यहाँ पर लॉ में इसकी बात हम नहीं करते। लॉ में बात करते हैं कि दीपक ने राहुल को ऑफर दिया कि क्या तू मेरी कार खरीदेगा 10 लाख रुपए में? तो कहता हाँ भाई मैं तेरी कार खरीदूंगा। तो ये जो ऊपर वाला ऑफर दिया गया है, ये वाला, दिस इज व्हाट? दिस इज बिजनेस ऑफर। तो हमें बात करनी है कि बिजनेस ऑफर देना कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो लॉ के अंदर आपको कौन सा ऑफर देना है? बिजनेस ऑफर देना है। सही है? कौन सा ऑफर? तो रूल नंबर 1 समझ में आ गया। वाइल गिविंग ऑफर, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशन को बनाने की। अब रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 मेरे दोस्त, एक बात बताओ, आप किसी के पास गए ऑफर देने और जाकर खड़े हो गए, तो मान लो ये छोरी होती तो? नहीं समझे? मतलब मैं गया और मैं जाके बस खड़ा हो गया वहां पे, तो मेरे को मेरे ऑफर को क्या करना है? कम्युनिकेट करना है या नहीं करना? विदाउट कम्युनिकेशन सामने वाली पार्टी एक्सेप्टेंस देगी कैसे? और कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होती है? अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कोई आता है बड़बड़ाता है चला जाता है, सामने वाले को समझ ही नहीं आया, ऐसा भी होता है। या मान लो मैं एक चाइनीज पर्सन हूं, मैं आया आपके पास एक ऑफर लेकर आम जाम जिंग जाम जूम और बोलकर मैं चला गया, और कल को तुम्हारे ऊपर केस कर दिया कि तूने तो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, फुलफिल नहीं किया। तू कह क्या है बे, है कौन तू, पहले ही बता। मतलब मैं जब आपको ऑफर दे रहा हूं
तो मेरे द्वारा कही गई बात आपके पास पहुंचनी चाहिए, मतलब ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड एंड कम्युनिकेशन इज व्हेन कंप्लीट। आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, कम्युनिकेशन इज व्हेन कंप्लीट, व्हेन ऑफरी कम्स टू नो अबाउट द ऑफर। आप सभी लोग ऑफरी हो, मैं ऑफरर हूं, मैंने कोई ऑफर दिया तो वो ऑफर कब कंप्लीट होगा उस ऑफर की कम्युनिकेशन, जब सामने वाले को इसके बारे में पता चल जाए। तो मैंने अगर ऑफर की कम्युनिकेशन आपको नहीं दी तो आप मेरे को एक्सेप्टेंस कैसे दे सकते हो? दे सकते हो क्या? कतई नहीं दे सकते। तो याद रखना, ऑफर की कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो ध्यान से देखना, there can be no acceptance of an offer until the communication of offer has been made to the offeree। भाई सिंपल है, एग्रीमेंट अगर बनाना है तो उसमें दोनों एलिमेंट होते हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। और मैंने ऑफर दिया और वो ऑफर आपको मेरा कम्युनिकेट ही नहीं हुआ तो आप मुझे एक्सेप्टेंस कैसे दोगे? और आप मुझे एक्सेप्टेंस नहीं दे पाओगे तो एग्रीमेंट नहीं बन पाएगा, और एग्रीमेंट नहीं बना तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, फिर आप कोर्ट ऑफ लॉ भी नहीं जा सकते। जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, एक चिट्ठी का मैंने यहाँ पर देखो, उससे पहले लिखा हुआ है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट ओनली व्हेन ऑफरी कम्स टू नो अबाउट। ऑफर की कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट होगी जब ऑफरी को ऑफर के बारे में पता लग जाए। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, व्हेन ऑफरी comes to know about offer। आ गया समझ? कोई दिक्कत? जैसे कि एक सेलर ने ऑफर दिया 3 तारीख को, एक लेटर के थ्रू, कोई भी ऑफर हो सकता है कि मान लो सेलर अपनी कार बेचना चाहता है बायर को, तो सेलर ने 3 जनवरी को ऑफर दिया और बायर ने ऑफर को रिसीव्ड किया कौन सी जनवरी को? तो ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? 5 जनवरी। यूनिवर्सल ट्रूथ है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट ओनली व्हेन ऑफरी कम्स टू नो अबाउट द ऑल वेल। यहां पर एक केस लॉ बनता है। तो अभी तक आपने 2 केसेस मुझसे पढ़े हुए, वेल्फर वर्सेस वेल्फर और कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। अब तीसरा केस मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? देखो लिखा भी है केस रेफरेंस लालमन शुक्ला वर्सेस, तो आ जाओ मेरे प्यारो, हम आपको केस समझाते हैं। केस का नाम है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। कौन है ये गौरी दत्त? तो सुनो जरा बहुत अच्छे से, मेरे सर हमारा कौन है, हमें तो बता रहे, ठीक है? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ध्यान से सुनना। ये जो गौरी दत्त था पहले के जमाने में नाम थोड़े ऐसे ही होते थे। तुम्हें गौरी वही वाली तो नहीं लग रही, शाहरुख खान वाली? तो ये वो नहीं है, ये था वाली है, ठीक है? गौरी दत्त था बॉस और लालमन शुक्ला उसका था सर्वेंट। सर्वेंट मतलब नौकर, घर का नौकर, ठीक है? घर में काम करता था, सर्वेंट होते हैं ना। तो लालमन शुक्ला घर में सर्वेंट था, गौरी दत्त था बॉस। तो क्या हुआ, गौरी दत्त की बहन और उसका भांजा, नीस बोलते हैं, नीस, वो भांजा जो है गौरी दत्त के घर पर आए गर्मियों की छुट्टियों में, ठीक है? ये सब एवं की बातें कर रहा हूँ, कब आए कब नहीं आए मुझे नहीं पता, थोड़ा सा बस समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गर्मियों की छुट्टियों में मामा के घर बहुत जाया जाता है, तो वो उसका जो भांजा है वो भी आया, और ये बड़े कमीने टाइप के बच्चे होते हैं अगर आप जानो तो।
नानी वानी के यहाँ जाके तो बड़े वीआईपी हो जाते हैं, होते हैं नहीं होते? तुम लोग भी हुए हो फुल अय्याश नानी के यहाँ जाके, दोनों टांगे ऊपर, और नानी लगता तो बहुत बढ़िया रही यार, है ना जी? ओपन हो जाते हो तुम लोग नानी के यहाँ जाके। तो ये भी ओपन हो गया, और ये मामा थोड़ी सी टेंशन में, बड़ा शैतान है साला। तो क्या हुआ, ये जो सुनते रहना, भांजा जी है, देख रहे हो, छोटू सा भांजा। ये भांजा एक दिन क्या हुआ, खेलते खेलते खो गया। सुन लो पहले, ये भांजा क्या हुआ, खेलते खेलते खो गया। अब मामा ने इसको हर जगह ढूंढ लिया भाई, फ्रिज के अंदर भी देख लिया, पलंग के अंदर भी, सब जगह, अलमारियों के अंदर भी, छत पे, सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिला। ये बच्चे तो अक्सर यहीं पाए जाते हैं, है ना जी? तो कहीं नहीं मिला। ये बड़ा परेशान गौरी दत्त की, यार ये क्या हुआ, ओए बाहर फेंक दूंगा दोनों को। तो गौरी दत्त परेशान हो गया बहुत देर से, कह रहा यार अब तो बहनें बहुत मारेगी। अब गौरी दत्त बड़ी टेंशन में, यार मेरा भांजा कहाँ चला गया, ये वो, बहुत ज्यादा परेशानी में। लालमन शुक्ला घर का सर्वेंट है। गौरी दत्त ने घर के सर्वेंट लालमन शुक्ला को बोला कि जाओ भांजे को ढूंढ कर लेकर आओ। तो वो अपनी सर्वेंट की कैपेसिटी में गया भांजे को ढूंढने के लिए। लालमन शुक्ला को गए हुए भी 2-4 घंटे हो गए, और गौरी दत्त बिल्कुल बेचैन। गौरी दत्त ने अफरा तफरी में, या सोच समझकर, जैसा भी, उसने अनाउंस कर दिया कि कोई भी पर्सन मेरे भांजे को ढूंढ कर लाएगा तो मैं उसके लिए एक रिवॉर्ड रखता हूं। तो गौरी दत्त ने क्या रखा, जनरल ऑफर। यस, अभी पढ़ाया था पिछली क्लास में कि भाई जो भी इस भांजे को ढूंढ कर लेकर आएगा उसको मैं रिवॉर्ड रखूंगा, रिवॉर्ड दूंगा। ठीक है। देर रात लालमन शुक्ला जो नौकर था वो भांजे को ढूंढ कर ले आया। क्या पकड़ो अपने इसको, साला पुलिया के नीचे पत्ते खेल रहा था। गौरी दत्त कहता है कि अच्छा थैंक यू लालमन, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुमने अच्छा काम किया। तो गौरी दत्त जो है बच्चे को ले जाता है अंदर, खिलाता पिलाता, बढ़िया, वो खुश, मतलब बच्चा अपने घर पर आ गया। यहां तक ओके। अगले दिन लालमन शुक्ला सब्जी लेने जाता है, और सब्जी मंडी में ये जो है गॉसिप चल रही होती है कि गौरी दत्त ने रिवॉर्ड रखा था और लालमन शुक्ला उसको ढूंढ कर ले आया। तो लालमन को पता लगा गौरी दत्त ने रिवॉर्ड रखा था कि जो भी ढूंढ कर लाएगा उसको क्या मिलेगा। तो लालमन शुक्ला पहुंच गया गौरी दत्त के पास कि लाओ जी मालिक रिवॉर्ड दो। तो गौरी दत्त कहता है कि रिवॉर्ड मैं तुम्हें क्यों दूं? कह रहा क्योंकि आपने ऑफर दे रखा है। तो कह रहा इस ऑफर के बारे में क्या तुम्हें पता था? तो लालमन शुक्ला कहता नहीं, मुझे तो नहीं पता था। तो कहता फिर मैं तुम्हें रिवॉर्ड नहीं दूंगा, क्योंकि ऑफर अगर तुम्हें पता होता तो तुम उस ऑफर की मुझे क्या देते? एक्सेप्टेंस। और क्या बन जाता हमारे बीच में? एग्रीमेंट। और फिर अगर मैं तुम्हें पैसे नहीं देता तब तुम कोर्ट जा सकते हो मेरे खिलाफ केस करने। मैं तो तुम्हें दूंगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ में मेरे ऑफर का कम्युनिकेशन तो हुआ ही नहीं है। लालमन शुक्ला गुस्सा आ गया, बड़ा बेकार आदमी है। लालमन शुक्ला चला गया कोर्ट। देखो केस का नाम क्या है? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालमन शुक्ला कोर्ट गया, उसने जज को यही कहानी बताई जो मैंने आपको बताई। तो जज कह रहा कि भाई एक बात बताओ, आप किसी के ऊपर भी केस किस बेसिस पर कर सकते हो? जब आपका उस बंदे के साथ क्या हुआ हो। बोलो यहां तक ओके? तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, यही है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मतलब आप दोनों के बीच में क्या हो, और अगर वो एग्रीमेंट वैलिड तरीके से आपने बनाया है तो ही वो क्या होता है?
एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। यहां तक ओके? तो वो कहता है लालमन शुक्ला हाँ जी। तो जज कहता है उसने ऑफर दिया, और ऑफर का रूल नंबर 2 कहता है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। यस और नो? बताओ तुम्हें उस ऑफर की कम्युनिकेशन आई? तुम सभी बताओ यहां पे आई? उसको तो पता ही नहीं था। अरे तो बेटा जनरल में भी तो कोई एक्सेप्ट करेगा उसको। जनरल में मेरे को पता होगा तभी तो मैं जाऊंगा उसको ढूंढने। है जनरल ऑफर, मना थोड़ी करो, मैंने तो खुद ही बोला दिस इज जनरल ऑफर। लेकिन उस जनरल की एक्नॉलेजमेंट तेरे को पता होना चाहिए ना, तेरे पास तक वो ऑफर जाना चाहिए या नहीं। तो यहां इसके पास ऑफर तो गया ही नहीं भाई। इतना सिंपल होता तो कोर्ट में थोड़ी जाती बात। तो लालमन शुक्ला कह रहा है जी नहीं, मुझे तो ऑफर की जानकारी नहीं थी। तो कह रहा देखो तुम्हें ऑफर की जानकारी नहीं है, मतलब ऑफर की कम्युनिकेशन नहीं हुई। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट का एक मेन एलिमेंट तो मिस ही हो गया, और कॉन्ट्रैक्ट तो फिर बना ही नहीं। और जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तो आप इसके खिलाफ लीगल एक्शन नहीं ले सकते। एक्शन तो ले सकते हो लेकिन आप हार गए। आ गया समझ? तो यहां से ये रूल फेमस हुआ, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। कौन बच्चा है जिसको डाउट है बताओ? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक। कार्लिल ने उसके बॉक्स पे लिखे हुए जो इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़कर वो बॉक्स खरीदा था। मतलब जनरल ऑफर की उसको कम्युनिकेशन थी। यस और नो? और यहां पर इसको पता ही नहीं था कि जिसको मैं ढूंढने गया हूं उसके ऊपर इनाम रखा गया है। यही तो कह रहा हूं, कम्युनिकेशन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन, देखो सिंपल है, कम्युनिकेशन इज व्हेन कंप्लीट, व्हेन ऑफरी कम्स टू नो अबाउट द ऑफर। जब ऑफरी ऑफर के बारे में जान जाता। बोलो ओके है? कोई समस्या? ठीक है। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। आई थिंक आपको समझ में आ गया। कितने रूल हो गए? 2 रूल हो गए। हम पढ़ रहे हैं रूल्स अबाउट द ऑफर। रूल नंबर 1, ऑफर मस्ट बी मेड विद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। रूल नंबर 2, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, एंड कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज व्हेन कंप्लीट, व्हेन ऑफरी कम्स टू नो अबाउट द ऑफर। जब ऑफरी को ऑफर के बारे में पता होना चाहिए। अगला पॉइंट कहता है ऑफर मस्ट बी सर्टेन। भाई जो भी मैं आपको ऑफर दूंगा उसकी टर्म्स एंड कंडीशन, उसकी हर एक चीज जो है वो सर्टेन होनी चाहिए। कोई भी अनसर्टेनिटी या वेग नहीं होना चाहिए। वेग मतलब VAGUE, वेग मीन्स अनक्लियर। ऑफर ऑलवेज क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। कुछ आया समझ? तो यह कहता है द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ऑफर मस्ट बी सर्टेन और केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन का मतलब होता है अभी एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही होगा। जैसे कि हम आपका सिलेबस कब कंप्लीट कराएंगे, क्या एग्जैक्ट डेट अनाउंस हुई है? नहीं हुई है ना। लेकिन इतना है कि अगस्त फर्स्ट वीक के आसपास ये फाउंडेशन आपका सिलेबस हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश की जाएगी कि 10 तारीख तक या उससे पहले कंप्लीट किया जाए अप्रॉक्स। तो केपेबल है हम लोग सर्टेनिटी चेक करने के लिए कि इतने दिनों में हमारा सिलेबस ये फाउंडेशन का हो जाएगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? तो जैसे कि ए ने बी को बोला वुड यू लाइक टू बाय माई कार, तो बी कहता है यस आई विल गिव यू ए रीजनेबल प्राइस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनेबल प्राइस? तो ये ऑफर जेन्युइन है। अब वो रीजनेबल प्राइस में 11 रुपए लेकर आ जाएगा, कहता मेरे अकॉर्डिंग इतना ही होना चाहिए, मैंने खाटू श्याम में 10 रुपए की कार खरीदी थी अपनी बेटी के लिए। अबे साले वो खिलौने वाली गाड़ी थी। भाई रीजनेबल तो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको कल ही मैंने मम्मियों का बताया था 100 रुपए किलो आम को भी 20 रुपए किलो में भी कहती है, मजा नहीं आया। तो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से रीजनेबल अमाउंट क्या है? कुछ नहीं है। तो इसीलिए हमेशा किसी भी सिचुएशन में जाना, आप देखना प्राइस ऑलवेज क्या होता है? सर्टेन होता है। सर्टेन प्राइस का होना सर्टेन जरूरी है, वरना लड़ाइयां हो जाएगी।
सही है। लेकिन मान लो एक फार्मर ने तुमसे वादा किया कि मेरे खेतों में जितने भी आलू होंगे वो मैं तुम्हें बेच दूंगा, कुछ 1000 से लेकर 1200 टन तक आलू होंगे, वो मैं तुम्हें सेल कर दूंगा। यहां तक ओके। अब देखो एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं पता, लेकिन जैसी फसल होगी क्या उसको नाप सकते हो आप? 1000 किलो, 1100 किलो, 10.5 जो भी है। तो ऑफर मस्ट बी सर्टेन। ऑल वेल, 3 रूल हो गए। रूल नंबर 1 क्या है? ऑफर मस्ट बी मेड विद इंटेंशन टू क्रिएट व्हाट? रूल नंबर 2, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। रूल नंबर 3, ऑफर मस्ट बी सर्टेन। रूल नंबर 4, अच्छा जैसे कि मान लो कि मान लो मेरे को अपना ये माइक बेचना है, ठीक है? तो मैं रौनक को बोलता हूँ, रौनक सामने है, रौनक मैं ये कह रहा हूँ यार मैं सोच रहा हूँ ये माइक बेच दूँ, कोई रिप्लाई तो दे। मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ मैं ये बेच दूँ, मैंने ये थोड़ी बोला तुझे बेचूंगा। प्राइस लगा रहा है, नहीं दे रहा। सुनो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आई एम थिंकिंग टू सेल माई, क्या है माइक, इज इट ऑफर? This is just a declaration of intention. What I am doing is I am declaring my intention that I want to sell this mic. मैंने तेरे को ऑफर थोड़ी दिया है। हाँ मैं ये बोलता वुड यू लाइक टू बाय माई माइक फॉर रुपीज, जो भी अमाउंट है 500, 1000, वट एवर, ऑल वेल, तो ये मेरा ऑफर होता। तो ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मेयर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। ऑल वेल, तो ये जनरल लाइफ में भी ऐसी होता है। जैसे हम किसी से कोई भी बात कर रहे हैं तो आप सटीक बात करो। अरे यार मैं सोच रहा हूँ यार वहाँ घूमने चला जाऊँ, मैं सोच रहा था एक दिन की पढ़ाई करूँगा। दिस इज व्हाट, दिस इज जस्ट डिक्लेयरिंग द इंटेंशन एंड ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। आ गया जी, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? देखो लिखा भी हुआ है ए इन द प्रेजेंट, जैसे कि हेडिंग है डी पॉइंट, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मेरे डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन में। एग्जाम्पल, ए इन द प्रेजेंस ऑफ बी सेज आई एम थिंकिंग टू सेल माई बाइक फॉर रुपीज 50,000। दिस इज वॉट, दिस इज ओनली डिक्लेरेशन, दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर। ये बिल्कुल भी वैलिड ऑफर नहीं है। आ गया समझ? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5वां, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। करें शुरू? तो मैं पहले अपने स्टाइल में समझाऊंगा, देन हम वहां पर जाएंगे। रूल नंबर 5, इससे पहले कितने रूल कर लिए हमने? 4। रूल नंबर 1 क्या है ऑफर का? ऑफर मस्ट बी मेड विद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। रूल नंबर 2, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। रूल नंबर 3, ऑफर मस्ट बी सर्टेन। रूल नंबर 4, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। रूल नंबर 5, या ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम ITO। क्या मतलब होता है ITO का? इन्विटेशन टू ऑफर। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर, ठीक है? कोई बताएगा आप में से इन्विटेशन टू ऑफर का मतलब क्या होता है? इन्विटेशन टू ऑफर मतलब देसी लैंग्वेज में कि मैं आपको ऑफर नहीं दे रहा हूं, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं कि आप आकर मुझे ऑफर दो। ये लोग बहुत सुंदर बन के जाते हैं किसी पार्टी फंक्शन में, लहंगा वहंगा पहन के, बढ़िया अच्छा सज वज के, बिल्कुल बढ़िया परफ्यूम लगा के। क्यों जाते हैं बताओ भाई? वो इनवाइट कर रहे होते है ना, बोलो आया ना। तू अलग ही जाता है
जैसे तू किसी पार्टी फंक्शन में बुलाया है हम सबको, तो हम बड़ा प्रयास करते हैं कि हम बहुत ही सज धज कर जाएं। क्या रीजन होता है? हाँ, है ना? सबका नहीं होता, बट कई लोगों का ऐसा होता है। जैसे कॉलेजेस में बहुत होते हैं, खासकर फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर जैसी आप कॉलेज में, जैसी आपकी एंट्री होगी, दिल्ली में तो खैर डीयू है, आपका एडमिशन हो गया तो फर्स्ट डे आपको जाना है, तो पहले तो आप अपने अपने लेवल पर शॉपिंग कर लोगे। बोलो हाँ है ना? थोड़ा लोअर मिडिल क्लास घर से है, जिसका एडमिशन हो गया, वो कनॉट प्लेस पहुंच जाएगा, जनपद। थोड़ा सा और उससे है तो और कहाँ का क्या मिलता है, सरोजनी नगर हो गया दिल्ली में, राजीव चौक, चांदनी चौक, पालिका बाजार। हाँ, पालिका बाजार बेसमेंट में। तो मस्त मस्त कपड़े पहन के आए थे। एक्सपेक्टेशन क्या होती है? मैं आउट ऑफ 100 99.99999 की बात कर रहा हूँ। पढ़ना एक्सपेक्टेशन नहीं होती, एक्सपेक्टेशन होती है भाई, समझ गए तुम लोग? ठीक है, ऑल वेल। तो अभी देखना, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इनविटेशन टू ऑफर का देसी मतलब मेरे लैंग्वेज में होता है, इट इज द हिंट गिवन बाय द पर्सन। एक हिंट मैं दे रहा हूं, उस हिंट को तुम समझो और मुझे आकर ऑफर दो। ये मेरी लैंग्वेज है। अब इसको मैं लॉ की लैंग्वेज में आपको एक्सप्रेस करता हूं। इनविटेशन टू ऑफर का मतलब एग्जाम्पल के साथ। देखो, पहले तो जनरल बता रहा हूं। जनरल ऑफर में क्या होता है? मैंने आपको ऑफर दिया, आपने मुझे क्या दी, क्या बन गया? अगर वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो क्या बन जाएगा? और अगर अब आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो मैं आपके खिलाफ क्या कर दूंगा? कोर्ट केस। या तुमने तोड़ा, मैंने तोड़ा, एक दूसरे पे लीगल एक्शन हम ले सकते हैं। यहां तक ओके? अब सुनना जी, ध्यान से सुनना। मान लो एक कोई लड़की है, कोई नाम बताओ किसी भी लड़की का। दक्ष, तू बता नाम। नहीं 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 फंसा, बोलना एक नाम, बोलना, एग्जाम्पल देना। ईशा, देख, त्रिशा। तेरे दिमाग में स्पेसिफिक यही नाम क्यों आया? अच्छा अच्छा, दिशा। मैं कहीं तो अपनी फीलिंग बता रहा हूँ। इसी बीच में याद करने का प्रयास कर रहा हूँ। आ जाओ जी। तो दिशा नाम की लड़की है। ओए अभी बिल्कुल ऐसा तगड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जीवन में नहीं भूलोगे, ठीक है? दिशा नाम की लड़की है और इसकी जो है वो शादी नहीं हो रही। उम्र है इसकी 28 ईयर, ग्रेजुएट है, शादी नहीं हो रही। अब इसने क्या किया? इसने एक मैट्रिमोनियल अखबार में एडवर्टीजमेंट दी। सुना है आपने? मैट्रिमोनियल अखबार में आता है, तो उसमें एडवर्टीजमेंट दी कि भाई नीड ए बॉय, उसकी सैलरी पूरा सुन लो। उसकी सैलरी कम से कम 5 फिगर में होनी चाहिए। मतलब सॉरी 5 शून्य में, शॉर्ट में लिखते हैं, एडवर्टीजमेंट महंगा होता है, मतलब कम से कम लाख रुपए होनी चाहिए। 5 जीरो कम से कम लाख रुपए की होनी चाहिए। और गोरा होना चाहिए और हाइट उसकी 5'5" अबव होनी चाहिए। तो जिसकी भी है इस एड्रेस पे आ जाओ, B38 पंजाबी बाग। ऑल वेल, मान लो ये ऑफर होता, जस्ट गिविंग एग्जांपल, कि दिशा ने अखबार में सबको ऑफर दिया। हमारे यहां तो साले भेड़िए बैठे भारत में। अब भारत में मान लो कि 30 लाख लोगों ने उस एडवर्टीजमेंट को पढ़ा और 9 लाख लोग जो है उस क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं, और 5 लाख लोग उसमें से दिल्ली NCR के हैं, उसमें से 1 लाख नियर बाय वेस्ट दिल्ली पंजाबी बाग है।
और 1 के 1 लाख घर के सामने। मान लो ये ऑफर हो तो सबके सब क्या दे रहे हैं? एक्सेप्टेंस। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? मर जाएगी। दिक्कत होगी या नहीं होगी? तो इसीलिए दिस मैट्रिमोनियल एड इज नॉट ऑफर, दिस इज इनविटेशन टू ऑफर, कि आई एम जस्ट इनवाइटिंग ऑल ऑफ यू, तुम सभी मेरे पास आना, मेरे को जो बेस्ट लगेगा उसको मैं चूज कर लूंगी, और नहीं लगेगा तो दफा हो जाना है। आ गया समझ? बोलो हाँ या ना? तो दिस इज इनविटेशन टू ऑफर। अब इसके अगले एग्जाम्पल सुनना। आप अभी सभी के, कई बच्चों के भी 12th के रिजल्ट आने वाले हैं। पहले क्या बताता हूँ, पहले मेरे को जब मैं 12th पास हुआ था, मैं 2008 में हुआ था, 2008 में। और 12th पास करने के बाद फिर वही DU का होता था, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म निकलते थे। पहले फिजिकल फॉर्म होते थे, 100 रुपए का एक फॉर्म आता था। तू तो हाँ ऐसा बोल रहा बेटा, पैदा भी नहीं हुआ था तू उस टाइम। हो गया था? अच्छा सुनना, अच्छा पहले तो कोई, मैं आपको बताऊं, कोई भी पर्सनल नहीं लेगा कभी भी मेरी बात को, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता, जस्ट क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है थोड़ा, तो हल्का फुल्का मजाक में चलता हूँ, कोई भी सीरियस नहीं। माँ की गाली मत दियो, कहीं मन में लेके बैठ गए। 2-3 बार लिप्स पे आ चुका है इसके। वो तो फूफा बन के बैठा हुआ, तो इज्जत कर रहा है। अच्छा सुनना, तो भाई मैं वही DU का एग्जांपल दे रहा था आपको, ध्यान से सुनना। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म पहले निकलते थे, फिजिकल फॉर्म होते थे, 100 रुपए का एक। तो हम लोग भी लेकर आए, तो वो फॉर्म लेकर आते थे। फॉर्म के साथ में मिलता था एक प्रोस्पेक्टस, सुना है प्रोस्पेक्टस, जिसमें डिटेल्स होता था अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो हमने वो पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा। फिर एडमिशन लेने की प्रोसेस में गए, लेकिन सभी बच्चों को एडमिशन वहां पर नहीं मिलता। मिलता है क्या? तो जिनको एडमिशन नहीं मिलता तो क्या वो लीगल एक्शन ले लेते हैं कोर्ट में, कि तुमने तो ऑफर दिया था, मैंने एक्सेप्टेंस दी, तुमने मेरा एडमिशन नहीं किया, ये क्या बात है? अरे भाई, उन्होंने इनवाइट किया था कि तुम ऑफर दो, और फिर वो तुम्हारी एलिजिबिलिटी चेक करके अपना एक्सेप्टेंस देंगे। सेम यही काम तुम्हारा फेवरेट प्रो राटा बेसिस कंपनी एक्ट में शेयर इशू करते वक्त पढ़ाया। सुमित सर ने आपको जरूर बताया होगा, या आगे आएगा सिलेबस में, मुझे नहीं पता, आपको जरूर बताया होगा कि जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो ओवर एप्लीकेशन भी हो जाती है। तो कंपनी ने जब शेयर इशू करे, वो ऑफर थोड़ी दिया, वो इनवाइट किया है कि तुम सब आओ और मुझे ऑफर दो, जिसका बेस्ट लगेगा उसका एक्सेप्टेंस करूंगी, वरना प्रो राटा बेसिस पर वापस। बोलो हाँ या ना? तो इसीलिए रूल नंबर 5, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। एक और एग्जांपल ले लो। अगर मैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, मेजरली बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं, ठीक है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा बेटा दोबारा पढ़ोगे, टेंशन मत लो। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में मैंने एक टॉपिक पढ़ा है, ऑक्शन सेल। सुना है? ऑक्शन सेल मतलब नीलामी के लिए मैं आप सभी को बुला रहा हूं। आई एम द ऑक्शनीर एंड यू ऑल आर बिडर्स। मैंने आपको बुलाया, बताओ कैसे बुलाया होगा? आजा आजा आजा। तो कैसे बुलाया होगा? मैंने इनवाइट किया, मैंने अखबार में ऐड करेगी, भाई ऑक्शन सेल कर रहा हूं, आ जाना सबके सब। दिस इज इनविटेशन टू ऑफर। ऑल वेल बेटा, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। तो आप इन दोनों को एक मत समझ लेना। एक और एग्जांपल ले लो, जब इतने ले लिए तो। डिस्प्ले ऑफ, जैसे कि किसी मॉल में आप गए, तो मॉल में वो पुतले से खड़े होते ना, क्या बोलते हैं उसको? मैनिक्योर। बेटा वो तो कुछ नहीं, जो भी है, तो पुतले से खड़े होते हैं। मान लो एक पुतला खड़ा है, उस पर टी-शर्ट अच्छी सी टंगी हुई है, ठीक है, अच्छी सी टी-शर्ट है, फंकी सी अच्छी लग रही है। तो मैं गया अंदर, मैंने उसको बोला कि भाई ये टी-शर्ट मुझे चाहिए। उसने कहा सोल्ड। मगर सोल्ड, तूने तो लगाई हुई है बाहर और तूने ऑफर दिया, मैं एक्सेप्टेंस दे रहा हूँ, एग्रीमेंट बन गया, एनफोर्सेबल बाय लॉ, बेच दे वरना केस करूंगा। वो कह रहा भाई दिस इज इनविटेशन टू ऑफर, आई एम इनवाइटिंग यू। तू आया, मैंने मना कर दिया। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, जा रहा हूँ अब मैं। ऑल वेल।
ठीक है, तो दिशा तो परेशान हो जाती बहुत, है ना। तो देखो ITO मींस सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन। सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब इनविटेशन टू ऑफर में हम कुछ इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं, आप उसको पढ़ो एंड देन आप मेरे पास आना ऑफर लेकर। सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, तो मैंने अभी दिशा का मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट क्या दिखाया, इंफॉर्मेशन दिखाया, ठीक है। So that the negotiation can start and the other person can be moved to make an offer. It is a hint given by seller to whom? Prospective buyer. Prospective कौन होते हैं? बनने वाले बायर। ये एक हिंट है बनने वाले बायर के लिए, अभी बना नहीं है, बनेगा। The buyer after understanding the hint gives offer. बायर हिंट को स्वीकार करके आपको क्या देता है रिप्लाई में, ऑफर देता है। आ गया समझ, नहीं आया? तो एग्जाम्पल है डिस्प्ले ऑफ प्राइस ओवर गुड्स। डिस्प्ले ऑफ प्राइस ओवर गुड्स के बाद इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस बाय द कंपनी। कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो वो एक पेपर, एक प्रोस्पेक्टस जारी करती है, ठीक है, और वो प्रोस्पेक्टस भी इनविटेशन टू ऑफर होता है। एडवर्टीजमेंट अबाउट ऑक्शन सेल और मैट्रिमोनियल और सिचुएशन वेकेंट। सिचुएशन वेकेंट समझते हो, प्लॉट खाली है या मकान खाली है, आप लोग आ जाना रेंट पे रहने के लिए। या इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस बाय कॉलेज। तो यहाँ पर मैंने ना कंपनी का एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल दिया हुआ है। देखो क्या हुआ, स्टेप 1, ये ना 1 2 3 जो मैं लिखता हूँ ये स्टेप्स है। स्टेप्स 1, कंपनी ने इशू किया प्रोस्पेक्टस पब्लिक को कितने रुपए में, 50,000 इक्विटी शेयर के लिए। पब्लिक ने अप्लाई किया 60,000 इक्विटी शेयर के लिए। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी ऑफर एक्सेप्ट करेगी सिर्फ 50,000 के लिए, रेस्ट प्रो राटा बेसिस पर, याद करो प्रो राटा बेसिस पर रेस्ट शेयर होल्डर्स को उनकी पेमेंट्स वापस कर देगी और वो कोई लीगल एक्शन नहीं लेंगे बिकॉज उन्होंने ऑफर दिया था, कंपनी ने इनवाइट किया था, कंपनी ने ऑफर नहीं दिया था। बोलो ओके। तो रूल हो गए, कितने रूल हो गए, 5। स्टार्ट। नंबर 1, ऑफर मस्ट बी मेड विद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। नंबर 2, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। नंबर 3, ऑफर मस्ट बी सर्टेन। नंबर 4, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। नंबर 5, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। एंड नंबर 6, ऑफर यस। अरे भाई मैं कह रहा हूं कि तू मेरे से लैपटॉप खरीद लियो, तूने कहा शाम को खरीद लूंगा, तूने कितने रुपए में, जो मर्जी दे दिया। सर्टेनिटी है क्या अमाउंट की, सर्टेनिटी होनी जरूरी है। आगे समझ। अब तू जो मर्जी लेकर आ गया शाम को, 51 रुपए ले आया, लैपटॉप लाख रुपए का, ऑल वेल, ठीक है। तो आई थिंक तुम सभी को ये समझ में आ गया। और अगला पॉइंट है, 2 पॉइंट और है। अगला पॉइंट है ऑफर मस्ट नॉट बी नेगेटिव इन टर्म्स। ये इसको लॉ की लैंग्वेज में ऐसे ही बोलते हैं, ऑफर शुड नॉट हैव सच कंडीशन विच नॉन कंप्लायंस बी ट्रीटेड एज ऑफर। इसको मैं अपने स्टाइल में बताता हूँ। मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ, मैंने कहा 4 तारीख तक हाँ बोल देना, नहीं तो मैं हाँ समझ लूंगा। आया समझ में कुछ? तो अब दोबारा से हेडिंग रूल की, ऑफर शुड नॉट हैव सच कंडीशन, ऑफर में वो कंडीशन नहीं होनी चाहिए विच नॉन कंप्लायंस, नहीं करने पर भी ऑफर ही ट्रीट किया जाए। मैं कहा 4 तक आंसर दे देना, वरना 5 से तो तुम मेरे हो ही। साइको, ऑल वेल। तो एन ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। जैसे एक्स राइट्स टू वाई, आई शैल बाय योर हाउस फॉर ₹20 लाख, इफ यू डू नॉट रिप्लाई आई शैल एज्यूम दैट यू हैव एक्सेप्टेड माई ऑफर। मतलब मैंने तुम्हें प्रपोज किया और मैंने कहा तुमने अगर रिप्लाई नहीं किया तो मैं मान लूंगा कि तुम फंस गई। ये क्या बात, मतलब ये सही नहीं। और मान ले किसी कारणवश रिप्लाई नहीं आ पाया
वो मना करने के लिए फ़ोन उठाया तो बैलेंस नहीं था, ये कनेक्शन कटा हुआ था, या उसने मना करने वाला लेटर फेंका तो किसी और ने कैच कर लिया, उसके पास नहीं पहुंचा। ये कितनी दुविधा हो जाएगी ज़िंदगी में, देख रहे हो। तो यस, ऑफर ही नहीं मानेंगे इसको, ठीक है। तो कितने रूल हो गए? 6 रूल हो गए, रिपीट करो एक एक करके। ऑफर मस्ट बी मेड विद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। नंबर 2, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। नंबर 3, ऑफर मस्ट बी सर्टेन। नंबर 4, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। नंबर 5, नंबर 5 क्या है? तू बोल। इनविटेशन टू ऑफर से अलग होना चाहिए, और ऑफर शुड नॉट हैव सच कंप्लायंस विच नॉन कंप्लायंस बी ट्रीटेड एज ऑफर। और नंबर लास्ट ऑफर है, ऑफर मे बी कंडीशनल। मैं एक कंडीशनल ऑफर दे सकता हूँ, जी हाँ दे सकता हूँ। आपने देखा होगा कभी तुम्हारे एरिया में तुम वॉकिंग करते हुए अपने घर की तरफ जा रहे हो और किसी लैंडलॉर्ड ने अपने बाहर एक एडवर्टीजमेंट लगा रखी है कि भाई किराए के लिए जो है फ्लैट या कमरा या रूम जो भी है वो खाली है। तो देखना कभी कभी लिखा होता है ब्रैकेट में फैमिली ओनली, या कहीं कहीं पर लिखा होता है वेजिटेरियन ओनली, या कहीं कहीं लिखा होता है बैचलर्स ओनली। बोलो हाँ या ना। जैसे कॉलेजेस के आसपास जाओ बैचलर्स ओनली होगा, क्यों? उन्हें पता है 6-7 महीने के लिए आते हैं, नॉर्मल रेंट 10,000 है, इनसे हम 15-15 ले लेंगे, और फिर ज़्यादा यूटिलिटी भी नहीं यूज़ करते। फैमिली वाले तो निचोड़ लेते। बोलो हाँ या ना। और उसी के वाइस वर्सा कई लोगों को शांति पसंद है, वो बैचलर्स को दूर से ही मना करते, दोनों हाथ जोड़ के भाई निकल यहाँ से। तो अभी मना ही करेगा हर चीज़ में, और बाद में तो वही काम कर रहा होगा। और कई जैसे साउथ इंडियन मैं हूँ, मान लो कोई साउथ इंडियन ब्राह्मण हूँ, मेरा दिल्ली में घर है, मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं खाता, तो मैं नहीं चाहता मेरे यहाँ पर भी कोई नॉन वेजिटेरियन वाला है। तो कोई आ रहा है, मान लो कोई राजपूत आ रहा है, ठीक है, या कोई मुस्लिम आ रहा है, या कोई क्रिश्चियन आ रहा है जो कि नॉन वेजिटेरियन जनरली खाते हैं, तो भाई मैंने कहा नहीं यार आप कहीं और ले लो, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। ऑल वेल। तो यस, ये कंडीशन वैलिड है। अब मैं आप लोगों को बुला रहा हूँ तो कंडीशन ये है कि भाई क्लास में फ़ोन का इस्तेमाल नहीं होगा और आपस में गॉसिप नहीं करोगे। समझ गए दोनों तुम? तुम दोनों ने मंगलसूत्र पहना दिया क्या एक दूसरे को? बातें करते रहते हो जब देखो, जहां मैं कहीं बिजी होऊंगा आपस में लग जाएंगे। और बता, अरे भाई इधर आ जाना, ठीक है। तो ये मेरी कंडीशन है भाई, मेरी क्लास में फ़ोन का इस्तेमाल नहीं होगा और बातें आप नहीं करोगे, बातें सिर्फ मैं करूँगा और कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मेरी कंडीशन है, माननी पड़ेगी तुम लोगों को, तो और ये वैलिड भी है। तो ये हमारा ऑफर का, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है, एन ऑफर मे बी कंडीशनल और नॉन कंडीशनल, इट इज फॉर द ऑफरी टू एग्री द कंडीशन एंड कन्वे हिज। देखो मेरी कंडीशन आपको अच्छी लगे तो हाँ बोलो, नहीं तो कोई बात नहीं। एग्जाम्पल, अ लैंडलॉर्ड ऑफर टू रेंट हिज हाउस ओनली टू अ वेजिटेरियन फैमिली, दिस इज ए कंडीशनल ऑफर। ऑल वेल। तो ये मेरा प्रॉपर ऑफर जो है यहाँ पर, ऑफर के टाइप्स जो है यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। बताओ जी कैसे लगे? बढ़िया। अब हम करेंगे एक्सेप्टेंस की बात, ठीक है। शुरू करें एक्सेप्टेंस, लेकिन शुरू करने से पहले एक अच्छी सी रिवीजन करेंगे। कोई दिक्कत है? और रिवीजन पूरी करवाऊंगा, ठीक है, पूरे यूनिट 1 की तो मैं पका दूंगा मैं रिवीजन करा करा कर, तुम्हारा करियर खराब कर दूंगा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के चारों यूनिट याद है तुम्हें पूरे के पूरे? कितने बच्चों को याद है कि सर बता दो? एक, चौथे का मैंने नहीं भेजा है, मेरी डॉटर एडमिट है हॉस्पिटल में, तो इसलिए मैंने देख लिया था मैसेज। हाँ 3 याद है। और कोई? तो तैयारी कर लो, अब तुम्हें स्टेज पे आने का वक्त आ गया, अब कभी भी बुलाऊंगा और तुमसे पूछना चालू करूंगा। कुछ ऐसा कोई धमकी वमकी नहीं है, ये तुम्हारी फेवर के लिए, कहीं से भी जो पढ़ा है वो पूछूंगा। तो आप अपनी तैयारी, जो मैंने पढ़ाया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पूरा कंप्लीट है,
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 1 ऑलमोस्ट हमारा कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। एक्सेप्टेंस का लास्ट टॉपिक रह गया है, एक क्लास का है वो, 1.5-2 घंटे का, थोड़ा सा अभी हो जाएगा एंड देन कल। फिलहाल रिवीजन पूरी की पूरी, और जो सामने बैठकर देख रहे कैमरे पे वो भी अच्छे तरीके से देखना सुनना, और ऑनलाइन वालों तुम भी। सबसे पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट का जन्मदिन आता है 1 सितंबर 1872 को, ठीक है। स्लोली अपने मन में बोलो, बहुत धीरे बोलूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट में टोटल 9 नंबर ऑफ यूनिट है, और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कुछ 30-20 नंबर के आसपास का जो है दोनों के एग्जाम में आने वाला तुम्हारे। तो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन बताया। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एच कहता है एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। और एग्रीमेंट होता है क्या, एक डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ई कहता है एग्रीमेंट का मतलब एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। और फिर हमने बात करी प्रॉमिस की, व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स व्हाट, प्रॉमिस। जब भी कोई ऑफर एक्सेप्टेड हो जाएगा वो ऑफर क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा। नहीं, ऑल वेल। तो फिर हमने बात करी टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक को आप बोलते हो सोशल एग्रीमेंट, एक को आप बोलते हो बिजनेस एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट में कभी भी किसी पार्टी की इंटेंशन नहीं होती है लीगल रिलेशन को बनाने की, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और उसके अपोजिट बिजनेस एग्रीमेंट में यस, पार्टी की इंटेंशन होती है लीगल रिलेशन बनाने की, एनफोर्सेबल बाय लॉ भी होता है और कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। ऑल वेल, सबको समझ में आ गया। कंक्लूजन था, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जनरली सोशल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। फिर हम और जिंदगी में आगे बढ़े, जहां पर मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन अगर आप बात करो, कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन मतलब क्रिएट कर रहे हो। एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, एक टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर मैं आपको ओरली या राइटिंग में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूं। इम्प्लाइड मतलब बोल भी नहीं रहा हूं, लिख भी नहीं रहा हूं, लॉ ने इम्पोज कर रखा है जहां बोलने लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कुली रेलवे स्टेशन पर आपका सामान उठाता है तो आपको पेमेंट देनी पड़ेगी, उसका ड्रेस और उसका बिल्ला ये बताता है कि वो कुली है। और टैसिट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा कंडक्ट ऑफ द पार्टीज से होता है। इट मींस द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज आर कॉल्ड व्हाट, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमने बात करी, टैसिट के 4 एग्जाम्पल दिए थे, विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम एटीएम मशीन, कॉइन ऑपरेटेड टेलीफोन मशीन, वेट मेजरमेंट मशीन और फॉल ऑफ हैमर इन ऑप्शन सेल। फिर हमने बात करी सर ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी। अब क्रिएट कर लिया ना, अब चेक करो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा या नहीं होगा। तो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा या नहीं होगा, उसके लिए 6 अलग अलग हो सकते हैं आपके क्रिएशन। या तो आपका क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, या वॉइड एग्रीमेंट होगा, या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, या वॉइडेबल होगा, या इलीगल होगा, या अनएनफोर्सेबल होगा। वैलिड एग्रीमेंट बनाने के लिए आपको 10 पॉइंट की आवश्यकता है। सबसे पहला, प्रॉपर ऑफर दोगे और उसकी एक्सेप्टेंस मिलेगी। सर वो तो सोशल एग्रीमेंट में भी होती है। तो दूसरा पॉइंट है आपका इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशन को बनाने का। पॉइंट नंबर 3, कैपेसिटी होनी चाहिए आपकी कॉन्ट्रैक्ट बनाने की। कैपेसिटी मतलब आपकी औकात होनी चाहिए, वो वाली नहीं जो जनरली आप लोग बात करते हो। लॉ में औकात ये है, एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड आर केपेबल टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज देन माइनर अनसाउंड माइंड एंड पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। नंबर 4, कंसिडरेशन होना जरूरी है। इट मींस समथिंग इन रिटर्न। लैटिन वर्ड है इसका क्विड प्रो क्यो। यूनिट 2 है, 7 नंबर का पेपर में आएगा, बड़ा मजेदार है, सीए फाउंडेशन वालों। फिर है हमारा फ्री कंसेंट होनी चाहिए, सर्टेनिटी होना चाहिए, पर्पस आपका लॉफुल होना चाहिए, पॉसिबल टू परफॉर्म हो, आपका एग्रीमेंट ऐसा ना बना हो जिसको लॉ ने ऑलरेडी वॉइड डिक्लेयर कर रखा है, जो मैं यूनिट 3 में पढ़ाऊंगा। और लास्ट पॉइंट, आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात जब कर रहे हो तो आप बाकी के लॉज के भी को भी ध्यान में रखना। ऑल वेल, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। फिर मैंने आपको वॉइड एग्रीमेंट बताया। वॉइड एग्रीमेंट मतलब यूजलेस एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट जो आप स्टार्टिंग से ही आपका वो एग्रीमेंट क्या होता है, यूजलेस होता है, बेकार होता है। ऑल वेल, यहाँ तक ओके। फिर हमने बात करी, सीसी के अंदर और बताया था, एग्रीमेंट विद माइनर यूजलेस होता है। आप माइनर के साथ एग्रीमेंट नहीं बना सकते। विदाउट कंसीडरेशन एग्रीमेंट जनरली यूजलेस होता है। जहां मैं जनरली की बात करता हूँ एक्सेप्शंस जरूर होते हैं, और वो एक्सेप्शन यूनिट 2 में बताऊंगा।
इम्पॉसिबल टू परफॉर्म वॉइड होता है, ठीक है। फिर मैंने तीसरा नंबर बताया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इट मींस द कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बनाते वक्त वैलिड था लेकिन परफॉर्मेंस से पहले कुछ सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटीज आ गई जिसकी वजह से वो वॉइड हो गया, उसकी एनफोर्सेबिलिटी पे सीज लग गया, इसलिए लॉ ही इसका नाम रखता है। इट मींस द कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। टू बी एनफोर्सेबल मतलब अब भविष्य में उसकी एनफोर्सेबिलिटी सीज हो जाएगी। ऑल वेल, फिर वॉइडेबल था। इट मींस द कॉन्ट्रैक्ट विच इज कैंसिलेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी या वन और मोर पार्टीज, ऐसा भी लॉ में लिखा होता है। और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में वॉइड प्लस पनिशेबल होता है। आई थिंक ओके। फिर मैंने आपको अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बताए। वैसे कॉन्ट्रैक्ट इट मींस द कॉन्ट्रैक्ट विच आर गुड इन सब्सटेंस बट ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन लाइक नॉट प्रॉपर स्टैंपिंग, नॉट प्रॉपर रजिस्टर्ड, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अनएनफोर्सेबल। ऑल वेल, तो ये होने के बाद आपके पास में आया अगला टॉपिक, अगला पॉइंट लेकर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। दो तरीकों के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मींस द कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टी अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर चुकी होती है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मींस द कॉन्ट्रैक्ट जिसमें किसी भी पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस नहीं करा होता, बोथ पार्टी की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। और इसी का अगला यूनिलेटरल और बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है। यूनिलेटरल मींस एक्चुअली एग्जीक्यूटरी के दो पार्ट है, यूनिलेटरल और बाइलेटरल। यूनिलेटरल मींस वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट वेयर ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म इट्स पार्ट ऑफ प्रॉमिस। मैंने आपको एयर इंडिया में टिकट खरीदने का एग्जांपल दिया था कि अगर आप आज टिकट खरीदो पेमेंट आज करनी पड़ेगी, बट वो जर्नी, डेट ऑफ जर्नी बात की होती है। फिर अगला क्या था, क्या, बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट जहां पर बोथ पार्टी को परफॉर्म करना होता है। यहां तक ओके है, कोई समस्या? फिर हमने बात करी छोटे छोटे और थे, अनएनफोर्सेबल हो गया, ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर डायरेक्टली अब मैं ऊपर जा रहा हूँ ऑफर की तरफ। ऑफर मैंने शुरू किया और खत्म भी कर दिया है। ऑफर में पहले आपको मीनिंग बताया। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए कहते हैं व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनी एक्टिविटी और थिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन और एब्सटेनिंग फ्रॉम अदर पर्सन। बोलो ओके। मतलब मैं किसी को ऑफर दे रहा हूं कुछ करने के लिए या कुछ ना करने का भी ऑफर होता है, ताकि सामने वाला मुझे बंदा वो करना और ना करना पर अपनी क्या दे दे, एक्सेप्टेंस दे दे। ऑल वेल, ऑफर के टाइप्स क्या होते हैं सर? ऑफर के टाइप्स है सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द ऑफरी। ऑफरी कौन है? जनरल और स्पेसिफिक। जनरल ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज एंड स्पेसिफिक ऑफर मेड टू ए पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। फिर दूसरा टाइप्स ऑफ ऑफर है ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ सेकंड ऑफर, एक काउंटर, एक क्रॉस ऑफर। काउंटर ऑफर मींस व्हेन वन पर्सन गिव्स ऑफर देन अनदर पर्सन गिव्स सेकंड ऑफर एंड द सेकंड ऑफर इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। और क्रॉस ऑफर का मतलब इट मींस एक्सीडेंटल एक्सचेंज ऑफ और सिमिलर ऑफर, ठीक है। फिर एक और था कॉन्टिन्यूइंग ऑफर या स्टैंडिंग ऑफर या ओपन ऑफर। एक ऑफर जो कंटिन्यू रहता है फ्यूचर में, जैसे दूध वाले के साथ, न्यूज़पेपर वाले के साथ में ऑफर है, उसको आप कॉन्टिन्यूइंग ऑफर कहते हो, ठीक है। फिर हमने बात करें ऑफर के 7 रूल्स की। रूल नंबर 1, ऑफर मस्ट बी मेड विद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। रूल नंबर 2, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो सर जो जनरल और स्पेसिफिक ऑफर था, वहां एक केस आपने पढ़ा था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने का दूसरा पॉइंट था ऑन द बेसिस ऑफ ऑफर मस्ट बी मेड विद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप में बेलफेयर वर्सेस वेलफेयर। और तीसरा केस हमारा यहां पर आया ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड में लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। तो टाइप 2 ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। और ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? When offeree comes to know about the offer. All well. फिर नंबर 3 था, नंबर 3 क्या था? Offer must be certain. नंबर 4, yes, offer is different from declaration of intention. नंबर 5, offer is different from invitation to offer. नंबर 6, offer should not have such condition which non compliance be treated as offer, या offer negative term में नहीं होना चाहिए। नंबर 7, ऑफर में भी कंडीशनल, या हाँ ऑफर आपका कंडीशनल हो सकता है। बोलो ओके। तो दिस वाज योर अभी तक का पहला यूनिट। कैसा लग रहा है भाई? लॉ पूरी मैंने आपको प्रॉमिस किया था फर्स्ट डे फिंगर्स पे होगी, और मैं प्रॉमिस करता हूँ पूरी फिंगर्स पे होगी। शर्त कुछ यही है
कि रेगुलर आ रहे हो क्लास में और अपना इन्वॉल्वमेंट दे रहे हो? नहीं, एक मिनट बच्चों। चलो आगे बढ़े। यस प्लीज। क्या है? तो अब बात करेंगे हम एक्सेप्टेंस की, ठीक है। तो अपना एक लास्ट टॉपिक, वैसे सेकंड लास्ट टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक और यहाँ पर आता है। टॉपिक है मेरा एक्सेप्टेंस। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एक्सेप्टेंस। तो बेटा मेरे, सबसे पहले मैं आपको बताऊं दोबारा से वही, कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए मेरे को वही दो चीजें चाहिए। अब तो इजीली आपके माइंड में आ रहा होगा, सर क्या चाहिए? मुझे एग्रीमेंट चाहिए, और मैं वाहियात एग्रीमेंट ना बनाऊं, फालतू का एग्रीमेंट ना बनाऊं, ऐसा एग्रीमेंट बनाऊं जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ भी होना चाहिए, जिस पे मैं लीगल एक्शन ले सकूं, जिस पर मैं लीगल हेल्प भी ले सकूं। बोलो यहां तक ओके? इस एग्रीमेंट को बनाने के लिए मेरे पास दो चीजें हैं। मेरे को प्रॉपरली क्या देना होगा? ऑफर। देखो, जब मैंने आपको पहली क्लास में ऑफर के बारे में बताया तब आपकी बहुत लिमिटेड सोच रही होगी, ऑफर के मतलब की क्या होता है। ऑफर मतलब सामने वाले को बोलना, यही था। लेकिन अब पिछली या कल की और आज की क्लास को लेकर आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है कि ऑफर एग्जैक्टली होता क्या। ऑफर मतलब आप अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस कर रहे हो, नहीं सिर्फ एक्सप्रेस नहीं कर रहे, इसीलिए एक्सप्रेस कर रहे हो ताकि सामने वाले की आप कंसेंट ले सको, क्योंकि कंसेंट लोगे तभी तो बनेगा ना एग्रीमेंट। और आप किस तरीके से ऑफर दोगे, या तो जनरल दोगे या स्पेसिफिक या काउंटर, क्रॉस, स्टैंडिंग। और रूल क्या होते हैं? इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशन बनाने की, और कम्युनिकेशन करो आप सामने वाले से। मतलब आप किसी से भी, आप खुद ही सोच के बताओ, जैसे ऑटो में कहीं जाना तो जाके खड़े हो जाते हो, इशारा देते हो उसको? नहीं ना, आप उसको कम्युनिकेट करते हो, भाई मेरे को इंडिया गेट जाना है। मैंने कई बार चाइनीज लोगों को या अंग्रेजों को इंडिया गेट में ऑटो पकड़ते हुए देखा है, ठीक है। तो वहाँ पर खूब घूमने आते हैं वो लोग, तो वो अपनी लैंग्वेज में थोड़ी, फिर वो ऐसी लैंग्वेज में बात करते हैं जिसमें कम से कम वो ऑटो वाले को अंडरस्टैंड हो जाए। बोलो आए ना? ऑटो वाले भी फिर अपनी ताड़ रहे होते हैं, यस यू मी एंड यू गो ऑल रेड फोर्ट ओनली 900, यस 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 मी है ना? देखना कभी भी, मैंने देखा। तो अल्टीमेटली सामने वाले बंदे ने अपना कम्युनिकेशन दे दिया, बेशक वो चाइनीज है, जापानीज है, कैसा भी है, सामने वाले को बताओ। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफर को लेकर बन चुकी है। बोलो ओके? अब ऐसे ही कुछ अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्टेंस को लेकर भी बनानी है कि एक्सेप्टेंस के क्या रूल होते हैं। तो सबसे पहला, एक्सेप्टेंस का मीनिंग बहुत सिंपल मीनिंग है एक्सेप्टेंस का। एक्सेप्टेंस मीन्स पॉजिटिव रिप्लाई बाय द ऑफरी। ऑफरी क्या दे रहा है? पॉजिटिव रिप्लाई दे रहा है, बहुत सिंपल है। एक्सेप्टेंस मीन्स पॉजिटिव रिप्लाई बाय द ऑफर। इसका कुछ वो, जैसे ऑफर में व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनी एक्टिविटी और थिंग इज कॉल्ड ऑफर, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सेप्टेंस बहुत सिंपल, इट मीन्स पॉजिटिव रिप्लाई बाय द ऑफर। सही है, यही मीनिंग है, दैट्स इट। इसके रूल्स बड़े अच्छे, एक एक करके सारे रूल्स देखेंगे। पहले मीनिंग पढ़ाता हूं, देखो। एक्सेप्टेंस सेक्शन नंबर 2 क्लॉज बी कहता है, एक्सेप्टेंस मीन्स कंसेंट टू द ऑफर। बोलो हाँ या ना? When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be what?
तो उस प्रपोजल को आप क्या मानोगे? एक्सेप्टेड मानोगे। तो रूल नंबर 1, अच्छा ये सिंपल, ए ने बी को ऑफर दिया कि भाई क्या मेरी कार 5 लाख में खरीद लेगा? बी ने बोलता यस। अगर यस पे रुक जाए तो कितनी बढ़िया बात हो, लेकिन खरीद तो लूंगा 4,80,000 रुपए में। कितने में? एक्सेप्टेंस दी है नहीं दी? दी है, लेकिन कंडीशनल दी है, शर्त के साथ दी है। इसको कहते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। अब मैं आपको एक आंसर देता हूं, ये काउंटर ऑफर दिया है, बोलो हाँ या ना? तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड। क्वालिफाइड मीन्स विद शर्त, अनक्वालिफाइड मीन्स विदाउट शर्त। एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड, वरना वो क्या बन जाएगा? अदरवाइज इट विल बिकम काउंटर ऑफर। बोलो नुमाइंदो, कुछ आ रहा है समझ में? ये क्या हो गया? तो देखो रूल नंबर ए, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। तो एक्सेप्टेंस शुड बी फॉर द एग्जैक्ट टर्म ऑफ द ऑफर एज प्रपोज्ड बाय द ऑफरर। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, इट शुड बी द मिरर इमेज ऑफ द ऑफर, अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज, बिल्कुल मिरर इमेज होनी, जो तूने बोला वही मैं हाँ बोलूंगा। और मैंने लेकिन किंतु परंतु बंधु लगाया तो समझ ले काउंटर ऑफर दे रहा हूँ, एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा हूँ। एग्जाम्पल है, ए ऑफर टू सेल इज काउ टू बी। B replies that he would buy it only if he gave the calf along with it. मतलब गाय का बछड़ा है ना जी। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेंस बिकॉज इट इज क्वालिफाइड, शर्त है। वो तो गाय बेच रहा है, तुम बछड़ा और लेने आ गए, फिर फर्दर प्रोडक्शन कैसे करवाएगा वो आगे? यही करते हैं ना गांव में वगैरह में, कैसे गाय थोड़ी सी बूढ़ी हो गई वैसा हो गया, बेच देते हैं। बछड़ा है, बछड़ों से और आगे प्रोडक्शन होंगे। तो भाई वो तो उससे शर्त रख रहा है, ऐसी शर्त रखनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तेरी शर्त एक्सेप्टेंस नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। ऑल वेल, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो रूल नंबर ए समझ में आया। रूल नंबर बी मैं अभी नहीं बताऊंगा, पूरा एक लेक्चर इसके ऊपर है, अगला वाला। इसका मतलब ये नहीं है तुम्हारी छुट्टी हो गई, मैं अगला वाला बताऊंगा इसके नेक्स्ट। रूल नंबर बी, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो एक आप सभी से विनती है आज की क्लास में कि अगली लॉ की क्लास कोई छोड़ना मत, नहीं तो कभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये टॉपिक ही है सर। ये देख रहे हो लेटर वेटर बनाए हुए मैंने, ठीक है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कृपया करके आपको छोड़ना नहीं। और भी मैं कुछ वैल्यू एडिशन कराऊंगा इसके अंदर, ठीक है? तो एक ही रूल, मतलब अल्टीमेटली मैंने अभी आपको बताया रूल नंबर ए, ओके। अब रूल नंबर बी को फॉर द टाइम भी मैंने स्किप करा, रूल नंबर सी मैं आपके लिए ला रहा हूं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय प्रॉपर पर्सन। अच्छा एक बात बताओ, मैंने ऑफर तुम्हें दिया तो एक्सेप्टेंस मुझे कौन देगा? कोई और? बोलो हाँ या ना? तो नहीं ना भाई, तुम्हें इसके साथ में बिजनेस डील करनी है और वहां से कोई और आके बोल रहा है कि मेरे साथ बिजनेस डील कर लो। या सिंपल तुम अपने कॉलेज वॉलेज का ले लो, तुम्हें कोई एक कोई लड़का है, उसको कोई लड़की जो है वो पसंद है, उसके पास प्रपोजल लेके गया, बढ़िया से अच्छे से उन्होंने कुटने उठने में बैठ के रोज वोज दे दिया। इतने में उसकी दोस्त आ गई, वो उसको देख के हंसने लगी, मुझे तुम बहुत पसंद हो, यस आई विल मैरी यू। मतलब वो चाहता उसे और आंसर किसी और का आ रहा है। इमेजिन करके देख, है ना? ये गड़बड़ होगी ना, नॉर्मल लाइफ ऐसे, ठीक है? तो भाई अगर ऑफर दिया गया स्पेसिफिक, तो ओनली स्पेसिफिक पर्सन कैन गिव एक्सेप्टेंस। और जिसको कभी कोई मिल नहीं रहा होता वो किसी को भी हाँ बोल देता है उसको कहते हैं कौन सा? तो एनी पर्सन कैन गिव, सही है? तो मैंने तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई तुम में से कोई भी
कोई भी पूरा पब्लिक में कोई भी मेरा डॉगी जो है वो खो गया है, उसको जो भी ढूंढ के लाएगा 5,000 रुपये दूंगा। दिस इज जनरल ऑफर। तो कोई भी जिसने वो मैसेज पढ़ लिया, वो कुत्ते को ढूंढ के ले आया, उसने एक्सेप्टेंस दे दी, बात खत्म हो गई। लेकिन मैं ये कहता हूँ सिर्फ मेरा सीए फाउंडेशन वाला बैच मेरे कुत्ते को ढूंढ के लाएगा तो 5,000। तुम तो अपने दोस्तों में से किसी को कुत्ता बना दोगे 5,000 के लिए। सालो, सब जानता हूँ मैं तुम्हारे बारे में। ऑल वेल, ठीक है। तो इट मीन्स एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय प्रॉपर पर्सन। हेडिंग ये है प्रॉपर पर्सन, जिसको ऑफर दिया एक्सेप्टेंस वही देगा। अल्टीमेटली बात ये है। अगली बात है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी विद इन फिक्स टाइम, और इफ देयर इज नो फिक्स टाइम देन विद इन रीजनेबल टाइम। एक समय सीमा होती है ना जिसमें आप एक्सेप्टेंस दो, या समय सीमा एग्जैक्टली नहीं है बट एक रीजनेबल टाइम तो होता है। अब कल तुम्हारा एग्जाम है, आज तुमने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा व्हाट्सएप पे, तो बताओ मैं आपको रिप्लाई कब करूं? आज ज्यादा से ज्यादा अर्ली मॉर्निंग, और मैं तुम्हें कल एग्जाम के बाद रिप्लाई ऑडियो भेज रहा हूं, तो एक ऑडियो तुम्हारा भी आएगा, ठीक है बूबा जी? तो वहां से तुम भी बोलोगे इधर आज रुक जा, तू साले कल का मैसेज किया हुआ है, वैसे बहुत बोलता है तू, समझ गए? लेकिन तुम्हारा एग्जाम 4 महीने बाद है, और तुमने आज कोई डाउट पूछा, 1 हफ्ते बाद रिप्लाई किया मैंने। कभी कभी हो जाता है ऐसा कि मैसेज आया हुआ है, अब क्या होता है एक दिन में कभी 200 300 400 बच्चों के मैसेजेस आ जाते हैं, कभी कभी तो ऐसा भी होता है। अब किस किस के रिप्लाई करो? फिर सोचता हूँ कि अभी तो क्लास में हो, बाद में कर दूंगा, और वो मैसेज नीचे हो जाता है ना? हेलो हेलो, गेट है नहीं कोई? मैं ओटीपी वही दे देंगे, हाँ दे देंगे, ठीक है। मैं कर रहा हूँ। अरे गेट खोल दो यार, ठीक है, ओटीपी दे देना। ओके। तो मैं आपसे वही कह रहा था कि अगर 4 महीने बाद एग्जाम है, तो मैंने आपको 3-4 दिन बाद जवाब दिया, तो ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है। तो इसीलिए मैं एग्जैक्टली आपको बता के रहा हूँ, मैं रीजनेबल टाइम का मतलब बता रहा हूँ कि रीजनेबल टाइम सिचुएशन के हिसाब से अलग होता है, और इसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है रीजनेबल टाइम का। तो जनरली आपका एक्सेप्टेंस हमेशा फिक्स टाइम में होगा, और अगर समय फिक्स नहीं है तो कितने टाइम में? रीजनेबल टाइम में होगा, समझ गए? अबे यार सॉरी, हेलो, भाई बस निकल रहा हूँ मैं आ गया, मैं उसको कॉल करता हूँ। मैं दे रहा हूँ, उनको बोलो मैं भेजो, मैं दे रहा हूँ। चलो बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, थोड़ा मेरे को जाना है इमरजेंसी, ठीक है? ओके, बाय बाय, थैंक यू।